अक्सर आपने पढ़ा या सुना होगा कि दिल का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कविताओं या फिर शायरियों में भी आपने दिल के बारे में बहुत कुछ सुना, पढ़ा और देखा होगा। तो क्या सच में दिल को बहुत ज़्यादा सेहतमंद रखने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका दिल सेहतमंद रहे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको गूगल पर इसके लिए नहीं जाना, क्योंकि गूगल पर 100 तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं जिससे शायद आप असमंजस में पड़ जाएं या कंफ्यूज हो जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सारंग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे। आज डॉक्टर न्यूज़ रूम में है हमारे साथ, और हमारे साथ बहुत से लोग और भी जुड़ेंगे जो अपने अपने सवाल रखेंगे और उसका जवाब डॉक्टर आप तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में सारे सवालों के जवाब, आपके दिल से जुड़े हुए, बीमारियों से जुड़ी हुई सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाए। थोड़ी देर के बाद मैं सारंग को ये माइक दूंगी और सारंग ये जानने की कोशिश करेंगे बाकी सब से और डॉक्टर से भी कि आखिरकार कौन से ऐसे कॉमन सवाल हैं जिसके जवाब आप भी जानना चाहते हैं। डॉक्टर श्रेय, मेरा एक सवाल जो बहुत कॉमन है, जो मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता है। आज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम में भी है, घर में भी है, हर जगह। अगर हम ट्रैवल करते हैं तो कितनी जल्दी पहुंच जाए उसका भी स्ट्रेस है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करें उसका भी स्ट्रेस है। घर में जा रहे हैं, घर कैसे चलेगा उसका भी स्ट्रेस है। 100 स्ट्रेस के बीच में एक ह्यूमन लाइफ चल रही है। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें 100 बीमारियां हैं। उसमें भी सबसे कॉमन बीमारी इन दिनों हार्ट डिजीज़ देखने को मिल जाती है, दो तरीके से, जिसे कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं या फिर हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। क्यों आखिरकार ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, और स्ट्रेस क्या इसका सबसे मेन फीचर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स के जो रेट है वो बढ़ रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक के पीछे। आप डे टू डे लाइफ में अगर आप ये देखेंगे कि हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से झेल रहा है अपनी लाइफ में, और स्ट्रेस की वजह से मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और ये चीज़ बहुत ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो होते हैं स्लो हो जाते हैं, उनकी चीज़ों में रुचियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एक्टिविटी डेली वो बहुत हैम्पर हो जाती है, एक्सरसाइज करना बंद करते हैं, और धीरे धीरे ऐसे पेशेंट जो हैं वो हाइपरटेंशन और हार्ट के पेशेंट्स बनते चले जाते हैं। इसके साथ साथ इन्हें और भी कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, थायराइड और ये सारी बीमारियां बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं, और ये कॉमन एक ऐसा जंजाल बन जाता है जिसमें पेशेंट हार्ट अटैक या बाद में कार्डियक अरेस्ट जैसी समस्याओं से जूझता है। सारंग, चूँकि आप बहुत लोगों से दिन भर में मिलते हैं, हमें लगता है कि हम जब ऑफिस आते हैं तो कई लोग होते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, और वो सबसे पहले बात करते हैं कि आज तबीयत ठीक है या नहीं। तबीयत के पीछे जाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, तुम आज काम कर पाओगे या नहीं, या सब कुछ घर में ठीक है या नहीं, हेल्थी हो या नहीं आज तुम। तो हर बार हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, लेकिन इनसे भी सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है दिल से जुड़ी हुई। तो आपने अब तक सबसे ज़्यादा क्या फ़ील किया है? जो लोग होते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, आपके घर में भी कुछ लोग होंगे या आपके आसपास के भी कुछ लोग, तो सबसे ज़्यादा क्या फ़ील किया है अब तक आपने? और मैं चाहूँगी कि आप न्यूज़ रूम में भी एक बार घूमें और एक बार डॉक्टर से बात करते हुए हमारे सहयोगी से भी बात कराएं, उनके सवाल। शुक्रिया पल्लवी। 2-3 चीज़ें हार्ट से संबंधित गंभीर बीमारी के लिए कि पहला अवेयरनेस। आपको पता ही नहीं होता कि आपको हार्ट से संबंधित समस्या है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप चलते हैं, आप हाँफ रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, अननेसेसरी आपके अंदर एक तरह की बेचैनी है, तो आपको पता ही नहीं कि आप बीपी के पेशेंट हैं। ये सब साइलेंट किलर होती हैं बीमारी। उसमें भी स्ट्रेस एक अलग फैक्टर है। आपको शुगर हो जाती है, पता नहीं। कई तरह के टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम पता लगाते हैं कि हमें ये चीज़ है, लेकिन डायग्नोस ना करवाना, डॉक्टर के पास जाने से डरना। और हार्ट, मेरे ख्याल से डॉक्टर श्रेयस मुझे सही करेंगे यदि मैं सही हूँ तो, कि हार्ट एक ऐसी इंटरनल एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कुछ खराबी है या जिसमें कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसे जानने के लिए आपको कई टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उसमें लिपिड प्रोफाइल यानी आपके खून की जांच में आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल, कोलेस्ट्रॉल में भी एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में आपको जानना पड़ेगा। वो आ जाने के बाद भी आपको ईसीजी के टेस्ट में जाना पड़ेगा, और ईसीजी से भी यदि आपका डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर वो टीएमटी
की तरफ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे मेजर टेस्ट हैं जिनके ज़रिए आप बता सकते हैं कि आपका दिल कैसा है। पहला, आप कितने अवेयर हैं और लक्षण क्या हैं। बहरहाल पल्लवी, जैसा आपने कहा कि हम कुछ न्यूज़ रूम में हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई लोग यहाँ बीपी के, कई लोग यहाँ शुगर के पेशेंट हैं, जिनको ख़ास तौर पे अपने दिल की सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही एक बड़ी बीमारी की ओर, हार्ट की तरफ आपके ले जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी का ऑर्गन है जो ब्लड सप्लाई करता है। मेरे साथ अमर हैं और अमर खुद एक शुगर के पेशेंट भी हैं, अपना बहुत ध्यान भी रखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी है। अमर, क्या आप जानना चाहेंगे, और ख़ास तौर पे आपके लिए दिल की सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे हमारे डॉक्टर से? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पिछले 11 सालों से डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ जी। तो और कि जैसा इन्होंने बताया कि वर्किंग लाइफ स्टाइल है और ख़ासकर मीडिया सेक्टर में रहने से अलग अलग शिफ्ट में भी काम करते रहे, तो इसका भी शायद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मुझे कैसे ध्यान रखना चाहिए अपने सेहत का? देखिए, डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपको अपना बहुत ध्यान देना होता है, स्पेशली हार्ट रिलेटेड, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हार्ट की जो समस्याएं होती हैं वो बहुत साइलेंट होती हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट में हम ये भी कहते हैं कि हार्ट्स के जो भी इवेंट होते हैं, जो अटैक या जो भी आप सामान्य भाषा में समझें, ये साइलेंट होते हैं। ये जनरली पेशेंट्स को पता नहीं लगता और उनके सिम्टम्स डेवलप करते हैं और पेशेंट जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट में बाद में लैंड अप कर जाता है। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हार्ट रिलेटेड टेस्ट आपको साल में कम से कम 2 बार कराते रहने चाहिए, लाइक ECG और लिपिड प्रोफाइल। ये एक बहुत ही मैंडेटरी और सामान्य जांचें हैं जिससे ये आपको बताती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है। दूसरा, ECG आपकी जो मैकेनिकल इवेंट, जो आपके हार्ट में रिदम्स चलते हैं, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन है हार्ट का, वो कैसा चलता है वो आपको बताता रहता है। साथ में डायबिटीज़ को बिल्कुल ही कंट्रोल करके रखना होता है। डॉक्टर्स की दी हुई सारी दवाइयाँ आप टाइम पर लें, और डायबिटीज़ बढ़ने के केस में अपने डॉक्टर से आप संपर्क करें और डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये 2 टेस्ट काफ़ी हैं, ECG और आपने बताया लिपिड प्रोफाइल। जी, अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि अनटिल अनलेस आपको कोई फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, अल्कोहल या मॉर्बिड ओबेसिटी, इस तरह की अगर दिक्कत नहीं है, तो आप इन 2-3 टेस्टों से आराम से आपका काम हो सकता है। प्लस कुछ चीज़ें डॉक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं कि एट द टाइम जब आप वहाँ पहुँचे तो आपकी कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिनेशन में उसको मिलती हैं, वो उससे रिलेटेड भी कुछ टेस्ट करा सकते हैं। जी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बात जो पूरी बातचीत में आई, फैमिली हिस्ट्री, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आपको हार्ट का कोई पेशेंट आपके घर में है तो आपके पास ये संभावना बन जाती है, ख़ास तौर पे एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद, जहां आपको अपने दिल की सेहत के लिए ज़रूर कुछ ख़ास तरह की जांच हमें कराना चाहिए। मेरे साथ प्रदीप हैं। प्रदीप टेक एक्सपर्ट हैं, यहाँ टेक देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रदीप ने अपना खुद का लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेक कराया, उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा आया। डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूं कि इन्हें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रदीप, आप अपने सवाल कुछ पूछ सकते हैं। मेरा सवाल 2-3 सवाल है। जी पूछिए। एक तो ये कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो कहाँ तक इफ़ेक्ट करती है? जैसे कि मान लीजिए कि किसी में 3rd जनरेशन में कोई है और 1st जनरेशन में कोई ऐसी चीज़ें रही हैं, तो 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन तक उसके आने की और इफ़ेक्ट पड़ने की कितनी संभावना है? ओके, तो देखिए, जेनेटिक और इसमें बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और फैमिली हिस्ट्री एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है कार्डियक इवेंट्स का, कार्डियक डिजीज़ का। अगर फैमिली में किसी भी तरीके की कार्डियक डिजीज़ है तो आज वो, चाहे वो 1 जनरेशन हो चाहे वो 2 जनरेशन हो, उसे बहुत ही अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है, और हार्ट से रिलेटेड टेस्ट उसे कराते रहने चाहिए साइमल्टेनियसली। मतलब साथ के साथ आप ये देखें कि जो जीवनचर्या है उस पर भी वो खास ध्यान दें। स्पेशली क्या होता है कि आप जैसे कहें कि आप किसी के दादाजी हार्ट अटैक से एक्सपायर करते हैं, उनके फादर में सिर्फ ब्लड प्रेशर की चीज़ रह गई, उन्हें नहीं आया, ब्लॉकेज नहीं आया, तो ये कोई प्रमाण नहीं है कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो चीज़ ना आए।
बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि उनके दादा में, नाना में, नानी में, ऐसे लोगों में हिस्ट्री है और वो नेक्स्ट जनरेशन को स्किप करके आती है। तो मतलब अगर कोई पहली पीढ़ी में अगर किसी को पेसमेकर लगा हुआ है जी, या वो हार्ट की किसी भी बीमारी से जूझ रहा है जी, तो इसकी संभावना ये है कि जो बाकी पीढ़ियां हैं उनमें वो चीज़ें आ सकती हैं। जी। अब देखिए, जो पेस मेकर है वो अलग चीज़ होती है। पेस मेकर तब लगता है जब हार्ट की गति बहुत कम हो जाती है, और या ऐसे पेशेंट्स जिसमें एमआई हुआ हो, मतलब ये आप कह सकते हो हार्ट अटैक हुआ हो, उसकी वजह से हार्ट बहुत बड़ा हो, वो स्लो हो काम करने लगता हो, तो ऐसे केसेस में और हार्ट की कंडक्शन बहुत स्लो होती है, तब हम पेसमेकर बाहर से लगाते हैं उसकी कंडक्शन को ठीक करने के लिए। लेकिन जो रिलेशन हाइपरटेंशन या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसको हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वर्ड यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जेनेटिकली डिपेंड करती है, और अगर ये एक जनरेशन में है तो ये डेफिनेटली 1 से 2 जनरेशन स्किप करके भी डेवलप हो सकती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जो गैजेट है मार्केट में वो बहुत ही सारे आ गए हैं, तो जो कंपनियां हैं जो इन्हें डेवलप कर रही हैं उनका सीधा दावा होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो एक्यूरेट हैं। फॉर एग्जांपल जो ये घड़ी है तो ये एप्पल वॉच है, ऐसे हालांकि मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो एप्पल वॉच का ये दावा होता है कि जो मेरी जो ECG रिपोर्ट है एप्पल वॉच की वो किसी भी जो रेगुलर जो मशीनें हैं उसके बराबर की हैं। तो इन सब जो डिजिटल गैजेट हैं जो ECG और BP के लिए बातें कर रहे हैं, तो इस पे कितना रिलेट किया जा सकता है, कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पे आप 100% भरोसा करें, क्योंकि ये एक टेक बेस्ड चीज़ है। दूसरी बात है कि ये डेफिनेटली ये लाइफ स्टाइल को ईजी तो कर रही है। कम से कम आप अपने आप को, अपने पल्स रेट को, हार्ट रेट को आप ट्रैक कर रहे हैं, और आज इन गैजेट्स की वजह से एक यंग जनरेशन में एक बहुत अच्छी अवेयरनेस आई है कि मेरे को 10,000 कदम चलने हैं, मुझे अपने हार्ट रेट को कंट्रोल रखना है। ये बदलाव तो ये सब बदलाव जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो और रही बात एक्यूरेसी की, तो अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं हार्ट से रिलेटेड तो उस पर आपको 100% रिलाई नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल अगर उसमें आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा दिखा रही है या सडनली हार्ट बीट बहुत कम दिखा रही है और ये कंसिस्टेंटली दिखा रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, ताकि वो वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ECG मशीन होती है, उसके थ्रू वो आपको प्रॉपर इवेल्युएट कर सकें। तो डेफिनेटली जो गैजेट्स हैं वो हेल्पफुल हैं, बट 100% रिलायबल नहीं है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। मतलब ये है कि जी, हम इससे एक शुरुआती अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल अंदाज़ा लगा और सकते उसके हैं, बिहाफ पे फिर हम डॉक्टर से मिल सकते हैं। राइट। कई जगह ऐसे अभी इवेंट्स भी आए हैं कि जिसमें उन्होंने स्मार्ट वॉच से ECG निकाली है, और ECG जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करी और उन्हें MI डिटेक्ट किया, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। कई रिव्यूअर ने इसका डेफिनेटली वो रियल टाइम में टेस्ट क्योंकि मैं 100% बिलीव इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उस बेसिस पर किसी को स्टेंट नहीं पड़ सकता, उस बेसिस पर किसी की सर्जरी नहीं हो सकती, तो वो रिलायबिलिटी इशू है। अदरवाइज इट्स वेरी गुड, और आदमी को वो कहीं ना कहीं आज न्यू जनरेशन को, और इवन अपने ओल्ड एज में आप गार्जियंस को भी देखेंगे तो वो भी ट्रैक कर रहे हैं खुद की डेली एक्टिविटी, अपनी हार्ट रेट, तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, एक और सवाल है जी मेरा बिल्कुल। कि कई बार कुछ लोग भी होते हैं कि जैसे कि वो कहीं कोई बात कर रहे होते हैं तो वो अंदर से ठीक होते हैं, लेकिन हार्ट बीट उनकी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कोई स्टेज पे गाने जाता है, राइट, या स्टेज पे कोई स्पीच देने जाता है, तो उस समय ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं कि वो अंदर से तो नॉर्मल रहता है, लेकिन हार्ट बीट उसकी ज़्यादा होती है। ये क्या कारण है? देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा कारण इसका एंजाइटी होती है। एंजाइटी की वजह से हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाता है, जिसको आप कहते हैं फियर ऑफ स्टेज या सोशल एंजाइटी, जिसको आप नाम दे सकते हैं। तो एक बड़े समाज में, बड़े खुले मंच पर जाने के बाद, आप बचपन में भी ऐसा महसूस किया होगा कि हर बच्चा स्टेज पे जाके नहीं बोल पाता, लेकिन वो इंटेलेक्ट है, वो इंटेलिजेंट है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन ये बस एक एंजाइटी का पार्ट है कि आप हार्ट रेट आपकी स्टेज पे या इस तरीके के जाने पर बढ़ जाती है। इसका हार्ट से कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर यही चीज़ पैनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, कि वो एंजाइटी अगर पैनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, देन दैट्स अ इशू। आपको मिलना चाहिए, आपको बहुत तरीके के टेस्ट हैं, थायराइड है और अन्य टेस्ट हैं, वो आपको करा के देखने पड़ेंगे। तो ज्योति हमारे साथ हैं। ज्योति कुछ सवाल पूछना चाहती हैं डॉक्टर आपसे। हाँ, बताएं। तो क्या लड़कियों को बिल्कुल ऐसे निश्चिंत होकर बैठ जाना चाहिए कि हमें तो कभी हार्ट अटैक होगा ही नहीं? क्या हमें भी अपने हार्ट का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना मेल्स को रखना पड़ता है?
डेफिनेटली हार्ट का ख्याल सबको रखना चाहिए। फीमेल्स में एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जिसकी वजह से कार्डियो प्रोटेक्शन रहता है उन्हें, और उसकी वजह से थोड़ा एज उनको रहता है कि उनमें कार्डिक इवेंट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। सेकंड, जो आपका एक सवाल है कि क्या महिलाओं को बिल्कुल फ्री रहना चाहिए और कुछ हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फीमेल्स में जब मीनोपॉज होता है उसके बाद उनमें यही जो कंडीशन आप बता रहे हो कि बहुत कम रहती है, वो कंडीशन सडनली बहुत ज़्यादा उनके केसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन सिक्रीशन कम हो जाता है बहुत ज़्यादा बॉडी में। दूसरी बात, हार्ट फेल्योर के केसेस जिसमें हार्ट के अंदर के हिस्से में सूजन आना और इस तरह की चीज़ें आना, पैरों में सूजन आना, ये महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलने लगा है, क्योंकि उनको इसके साथ साथ अन्य बीमारियां होती हैं, जैसे थायराइड फीमेल्स में बहुत कॉमन है, डायबिटीज़, वो भी फीमेल्स आर लिटिल बिट इक्वली रेशियो जो है उनका मेल्स के साथ है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फ्री रहना है, कोई हार्ट का ध्यान नहीं रखना है। डेफिनेटली लाइफस्टाइल में चेंज होना चाहिए, तेल मसाला बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए। खाइए, मना नहीं है, लेकिन बहुत कम खाइए, और जब भी आप कुछ खाइए आप उसे एक बार पलट कर देख लें कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हो रहे हैं। पैक्ड फूड जितने भी आते हैं आपके घर पे वो अवॉइड करने चाहिए। एज एन फीमेल्स जो है वो पूरा घर संभालती हैं, तो उन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है पूरी फैमिली का। तो फैमिली मेम्बर्स क्या खा रहे हैं, कैसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है वो, और ख़ुद आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पाया गया है एंजाइटी और डिप्रेशन। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स की, तो वो घर में रहने की वजह से अपनी प्रॉब्लम वो बताती नहीं है कि मैं परेशान होंगी तो सब होंगे टाइप से। तो ये चीज़ धीरे धीरे उन्हें हार्ट के पेशेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे आजकल फीमेल्स में भी देखा गया है कि वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करती हैं, मेल्स भी करते हैं, तो ये किस तरीके से फीमेल्स को इफ़ेक्ट करता है? क्या ये उतना ही हार्मफुल है, या इस पे महिलाओं को कितना दूर रहना चाहिए, या कितना? देखिए, मैं जेंडर बायस तो नहीं हूँ, लेकिन ये फीमेल्स में मेल्स की तुलना में ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इसका सीधा इफ़ेक्ट फर्टिलिटी पे पड़ता है। और फीमेल्स में जो फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने, मेल्स में भी पड़ता है, लेकिन जो फीमेल्स रेगुलरली स्मोकिंग करती हैं उनमें इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं एज़ कम्पेयर टू जो फीमेल्स अल्कोहलिज़म या स्मोकिंग नहीं करते हैं। प्लस जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, स्मोकिंग उन सारी ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेम्ड कर देता है और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इवन प्रेगनेंसी में या प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंज फीमेल्स में होते हैं, स्मोकिंग उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर देता है। तो नुकसानदायक दोनों में है, और हार्ट के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर द कार्डिक इवेंट्स। सर मेरा मेघा है। सर मेरा सवाल ये है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली कार्डियो, तो उस दौरान हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नीड होती है, लेकिन सर वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मतलब ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, तो और हार्ट अटैक के चांसेस में कार्डियो को बहुत दोष माना गया है कि उसके दौरान हार्ट अटैक की संभावना आशंका बढ़ जाती है। तो सर इस चीज़ को अब स्टॉप करना ठीक रहेगा, या मतलब इसका कोई तोड़ है कि मतलब कैसे इसको कम कर सकते हैं? डेफिनेटली इसको कम कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जो हार्ट है वो आपके लंग से रिलेटेड होता है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है हार्ट को काम करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं कि जितना भी हार्ट लंग से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है हार्ट को, वो उतना वो ब्लड में ले लेता है और उतना ही वो ब्लड पंप आउट करता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी ट्रेंड नहीं है, मींस आपके लंग्स ट्रेंड नहीं हैं, आपकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, और उसके बाद अगर आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, तो यही बाद में ऐसे ही लोग जनरली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो हार्ट अटैक कहते हो, ऐसे पेशेंट्स में कन्वर्ट होते हैं ट्रेडमिल पे या कोई भी एक्सर्शनल वर्क करते समय, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई सडनली कम हो जाती है हार्ट को, हार्ट की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखोगे कि एथलीट का जो हार्ट रेट होता है ना, वो बहुत कम होता है, 60, 56। वो अगर दौड़ते वक्त भी अगर आपसे फ़ोन पे बात करेगा, जो नॉर्मल एथलीट है, तो आप बता नहीं सकते हो कि वो ही इज़ रनिंग और ही स्टैंडिंग।
तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आपकी हार्ट रेट नॉर्मल आदमी की 100 तक होती है, 60 से लेके 100 तक, आप मैक्सिमम उसको 120 130 तक पुल कर सकते हो। लेकिन जब आप देख रहे हो कि 120 के ऊपर हार्ट रेट आपकी बढ़ रही है, आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपको एक्सरसाइज कम कर देनी है। और कोई भी एक्सर्शनल एक्सरसाइज करने से पहले आप स्लो स्टार्ट करो। ट्रेडमिल पे आप 5-6 पे पहले वॉक करना शुरू करो 1 हफ्ते। जब आपकी बॉडी धीरे धीरे एक्लिमेटाइज होगी, तब जाके आप 1-1 या 2-2 की स्पीड में बढ़ाओ। देन एक अच्छे ट्रेनर के अंडर में ही काम करना चाहिए। किसी भी प्रोटीन पाउडर या अचानक से बॉडी बनाने के किसी भी उसमें मेरे को नहीं लगता है कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि अचानक से कुछ नहीं होता। सर एक सवाल और था। हाँ, बोलिए। सर मतलब अब आजकल लोगों को इतना स्ट्रेस रहता है, तो एनजाइटी का लेवल जो है लोगों में बढ़ता जा रहा है, और एनजाइटी अब मतलब एक डेली रूटीन का हिस्सा हो गया। लोगों को चीज़ों से एनजाइटी होने लगती है, और सर ऑब्वियसली उसमें हमारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। तो सर अगर वो हमारी लाइफस्टाइल में ऐड है तो वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, और किसको उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखो, एनजाइटी ओवरकम करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू करें। जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो तो हम कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्लस एक योगा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें आपको स्ट्रांगली हेल्प कर सकता है। अगर आप डेली योग करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को किसी से आप शेयर करिए, जो आपकी एंजाइटी, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो शायद उसको रिजॉल्व करने में हेल्प कर सके, क्योंकि ये साइकेट्री का एक बहुत बड़ा इशू है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। क्योंकि जनरली क्या होता है, एंजाइटी जो होती है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है एक टाइम के बाद से। तो योग करें आप, और स्ट्रेस तो रहेगा ही काम में, और स्ट्रेस लेना भी पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि स्ट्रेस मत लो आप। थोड़े स्ट्रेस से एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन उसको अपने लाइफ पर आप हैम्पर मत होने दीजिए। जब कभी ये लगे कि वो स्ट्रेस लेवल आपके डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तब उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू सर। हेलो डॉक्टर। हाँ। डॉक्टर, मेरा सवाल है कि आजकल जो है हाइपरटेंशन, मतलब उसके जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता, हम उसे डायग्नोज ही नहीं कर पाते। तो उसको डायग्नोज करने के सर घरेलू तरीके क्या हैं? देखिए, हाइपरटेंशन के बहुत ही सामान्य फीचर्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, लोगों में सीवियर हेडेक, आँखों में दर्द रहना, आँखें लाल रहना, हाथ पैर में बहुत झंझनाहट होना। कई पेशेंट ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मुझे चींटियां काट रही हैं, ख़ास तौर पे आपके हाथ के पंजों में और तालू में, पैर के। दूसरा, चक्कर आना। आप कहीं बैठे हैं, सडनली उठे हैं, आपको चक्कर आने लग गया। तो ये इस तरह की जो सिम्टम्स हैं, ये आपको बताते हैं कि हाइपरटेंशन के आप पेशेंट हो सकते हैं। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, उनके फीचर्स थोड़े इससे डिफरेंट होते हैं। जैसे आपको ये देखो कि आप कोई भी अगर शाम को काम करके आता है, उसके पैर में सूजन आने लगना, ठीक है, दबाने पे गड्ढा पड़ना। दूसरा, ये थोड़ी दूर चलने पे सांस का फूलना, एक माले सीढ़ी न चढ़ पाना, अपने पीयर्स जो आपके साथ के लोग हैं उनके कंपेयर में आपकी सांस की गति का तेज़ होना, ठीक है, आपको अन्य बीमारी होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिम्टम्स बताते हैं कि आप कहीं ना कहीं हार्ट के पेशेंट्स हैं, और आपको अपने को इवैल्यूएट कराने तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, लाइफस्टाइल के थ्रू हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। लाइफस्टाइल इज़ अ बिगेस्ट गेम चेंजर। सबसे पहले आपको तेल, मसाला, हाई कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें अवॉइड करनी है। डेली आप एक्सरसाइज करो। अगर ओबेसिटी है, उस पे आप उसको कम करने के लिए ध्यान दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस लेवल आप कम करो। स्मोकिंग है, उसको क्विट करना चाहिए। और फीमेल्स में स्पेशली OCPs, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ में भी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इन सब चीज़ों के यूज़ को जो है वो बहुत ही लिमिटेड और डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करें, और जो बैड हैबिट्स हैं उसको आप अवॉइड करें। थैंक यू डॉक्टर। तो जो सबसे बड़ी बात डॉक्टर ने लाइफस्टाइल को लेकर के बताई, लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ाना कितनी देर चल रहे हैं, आप जिम जाने की आपकी हैबिट्स कैसी हैं, और आपकी डाइट क्या है, ये सबसे ज़रूरी है हार्ट की सेहत के लिए। आइए डॉक्टर, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास जो जिम जाते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं रत्नेश।
रत्नेश हमारे यहाँ काव्य देखते हैं और जिम करते हैं, सेहत को लेकर के बेहद सतर्क रहते हैं और डेली व्यायाम इनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। रत्नेश, आप जिम जाते हैं तो आप हार्ट से संबंधित चीज़ों को लेकर के आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे सवाल है जो आप डॉक्टर से पूछना चाहेंगे खुद को लेकर के भी और दूसरों को जागरूक करने के लिए? अच्छा डॉक्टर साहब, तो तमाम किंवदंतियाँ हैं कि अगर आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं खासकर जिम में, और बहुत सारे लोग जिम में इधर आपने देखा कि एक्सरसाइज करते हुए उन्हें अटैक आया, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि मान लीजिए आपका खान पान कैसा हो, एक्सटर्नल प्रोटीन लेने से, ये तमाम सारी किंवदंतियाँ चलती हैं। जी। क्या कारण है? देखिए, इन दिनों जो जिम में लोग मर रहे हैं, जिम में आप देखेंगे तो जनरली यंग लोग ज़्यादा इसके चपेट में आते दिख रहे हैं, 31, 28, 25। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो सडनली अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं और उसकी वजह से वो अपनी बॉडी को बिना समझे हुए और बिना पहले प्री चेकअप कराए हुए और वो एक्सरसाइज, और वो भी हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है हार्ट की वो फुलफ़िल नहीं हो पाती और सडनली वो कार्डियक अरेस्ट में तब्दील हो जाती है ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज। और उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन में भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हार्ट ही पंप करता है पूरी बॉडी में ब्लड। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो यंग जनरेशन जो है वो आजकल स्मोकिंग और अदर बैड हैबिट्स में बहुत जल्दी इन्वॉल्व देखने को मिला है कि अब 9-10th के बच्चे भी स्मोकिंग करने लग गए हैं बहुत बड़ी संख्या में। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टेरॉयड यूज़, स्टेरॉइड्स एंड जो इंजेक्टेबल्स जिम में दिए जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, इनका बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर साहब उसको मेंशन करिए, जैसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है। एक्सटर्नल प्रोटीन लेने से भी फ़र्क पड़ता है, या स्टेरॉइड लेने से भी फ़र्क पड़ता है, या फिर और सप्लीमेंट जो लोग वो लेते हैं, जी अगर उनको मेंशन करेंगे तो ज़्यादा लोगों को। जी, मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करता हूँ। स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जो इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए बनाई गई थी कि शरीर में अगर कोई बहुत इन्फेक्शन हो उस केस में हम स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड के बहुत सीवियर और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम शुरू करते हैं तो आँखों का कमज़ोर होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, इसके बाद हार्ट पर इससे बहुत जल्दी स्टेरॉयड इंड्यूस मायोकार्डाइटिस होती है। मतलब ऐसे पेशेंट जो रेगुलर स्टेरॉयड लेते हैं और स्पेशली जिम के लिए, उनमें हार्ट की मसल्स बहुत जल्दी इन्फ्लेम्ड हो जाती है और ऐसे पेशेंट्स बहुत जल्दी उनकी जो हार्ट की कैपेसिटी और एफिशिएंसी है वो बहुत जल्दी कम हो जाती है और पेशेंट एमआई में या कार्डियक अरेस्ट में लैंड अप कर जाते हैं। तो स्टेरॉयड के यूज़ से तो बिल्कुल ही सतर्क रहें। किडनी, लीवर, आँखें, हर कुछ ख़राब होना उसमें तय है। बॉडी आपकी बहुत फास्ट बन जाएगी, लेकिन उस फास्ट बॉडी को आप बहुत दिनों तक कैरी नहीं कर पाएंगे। वो बॉडी आपकी जो है वो आपके लिए बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी समस्या में कन्वर्ट होने वाली है अगर आप स्टेरॉयड का यूज़ कर रहे हैं। रही बात प्रोटीन पाउडर की, तो प्रोटीन पाउडर एक लिमिटेड अमाउंट में आप अगर किसी बहुत वेल ट्रेंड जिम के एक्सपर्ट से या डाइटिशियन के अंडर में रह के आप करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। पर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं जिसमें स्टेरॉयड और अन्य चीज़ें प्री मिक्स्ड हैं, तो उनसे बचें और अच्छे चीज़ों का और अच्छे ब्रांड्स का ही आप जो है वो सेवन करें। मेरा ये मानना है कि जिम के लिए आप घरेलू जितने भी प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं और इन पे आप ज़्यादा निर्भर रहें तो वो बेटर होगा। एक और आजकल इंजेक्शन चलने लग गया है क्रिएट, और भी अन्य बहुत तरीके के इंजेक्शंस हैं। तो मेरा यही कहना है कि बॉडी बनाना अलग बात है, लेकिन सेहत एक बहुत अलग बात है। जिम हम इसलिए नहीं जाते हैं कि हम एक अलग तरह की बीमारी में गिर जाएं। जिम हम इसलिए जा रहे हैं कि आप अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ रख सकें। तो ये एक इंटेंशन जिम जाने का और वर्क करने का अपने को थोड़ा डिफाइन करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे जुड़ा एक सवाल, कुछ लोग डायबिटिक या बीपी के जो पेशेंट होते हैं वो भी कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, इस पर भी कई किंवदंतियाँ हैं कि इनको इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इनको नहीं करनी चाहिए, उसकी क्या सच्चाई है? जी डेफिनेटली बहुत इसमें सही बात है। जैसा मैंने अभी बताया है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें साइलेंट एमआई आता है।
साइलेंट MI मतलब साइलेंट हार्ट अटैक। ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे दर्द है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो वो जो पेन स्टिमुलेशन ब्रेन को जाना चाहिए वो जा नहीं पाता। हार्ट में अगर है जी, कहीं भी पेन है, हार्ट में पेन है, डायबिटीज़ में आप देखेंगे तो लोग पैरों को आग के सामने रखते हैं, पूरे पैर जल जाते हैं, पता नहीं क्योंकि पता नहीं चलता है, क्योंकि पेन रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो जिनको डायबिटीज़ है और जिनको अन्य कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे किडनी ख़राब है, लीवर की कभी डिजीज़, और हाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा जिन्हें सीवियर कोविड हुआ हो, जिनमें लंग्स उनका बहुत इन्वॉल्व हुआ हो, जिन्हें लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी चली हो, उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज से बचना चाहिए। वो बस नॉर्मल 5, 6, 7 की गति पर ट्रेडमिल करें, नॉर्मल वेट उठाएं, हैवी वेट से बिल्कुल बचें, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिससे आपका हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़े, क्योंकि कोविड जो है वो अभी देखने को मिल रहा है धीरे धीरे कि कोविड के पेशेंट्स में मायोकार्डाइटिस बहुत कॉमन फीचर्स उभर के सामने आया है। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स इस पर आ चुके हैं, तो इस पर खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो अब शिफ्ट हो चुकी है ओल्ड एज टू यंग एज में। स्पेशली अब 25 से ऊपर के पेशेंट्स भी प्राइमरी हाइपरटेंशन के शिकार मिल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप जिम में बहुत ज़्यादा एक्सट्रेनस एक्सरसाइज करेंगे तो सडन बीपी जो राइज़ करती है, तो यंग पेशेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी बीपी राइज़ करती है सडन, तो वो जनरली हेमरेज करती है, ब्रेन हेमरेज। ओल्ड पेशेंट्स में इस्कीमिया देखने को मिलता है, कोई ब्लड वेसल क्लॉट हो जाना। यंग पेशेंट पे वही चीज़ हमें हेमरेज के तौर पे मिलती है ब्रेन में। तो हेमरेज एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसमें अगर किसी को पैरापेरेसिस मतलब लकवा मारना और इस तरह की कंडीशन डेवलप हो गई तो बचा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर आप ऑपरेशन ही कर सकते हैं, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो यंग पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर बीपी है और ओल्ड एज पेशेंट हैं तो भी उन्हें बहुत लिमिटेड ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई भी ओवर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करनी, हैवी वेट डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ एक और साथी हैं हाँ, विकास जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब जी। मेरा सवाल लगभग आपने हर सवालों का जवाब दे दिया, फिर भी मैं 1-2 सवाल पूछने हैं। हाँ बिल्कुल। मैं एक लंबे समय से मतलब जिम कर रहा हूँ, जी प्रोटीन भी लेता हूँ। मेरा गोल बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं स्टेरॉइड वगैरह लूँ और उनके साइड इफेक्ट के बारे में पता नहीं। जी मेरा सवाल ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे हम ठंडा पानी मतलब एकदम से इंटेक करते हैं, तो हमें क्या मतलब थोड़ा सा उसे देखिए, पानी के लिए मैं बहुत क्लियर कट मेरा स्टेटमेंट जो यही होगा कि ठंडा पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है। स्पेशली जब आप जिम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। आप सडनली ठंडा पानी पिएंगे तो पहले तो आपका गला ख़राब होगा, जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है, ठीक है। सेकंड, आपकी बॉडी सडन कूलिंग स्टेट में जाने लगती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ आप बॉडी एक्सेसिव आपकी हीट प्रोड्यूस कर रही है, सडनली आपने ठंडा पानी पी लिया। हालांकि हार्ट पे कोई इसका बहुत ऐसे कोई नहीं है कि इससे हार्ट ख़राब हो रहा हो या इस तरह की चीज़ें। ऐसे पेशेंट जनरली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ ही आते हैं, ठंडा पानी पी लिया, ये टॉन्सिल स्वॉलन कर गए, ठीक है। तो यही कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है ज़्यादा, और ठंडे पानी का हार्ट से कोई बहुत क्लियर कट रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन हाँ अवॉइड करना चाहिए। अगर प्यास लगती भी है जिम के वक्त पर तो कम पानी पिएं, नॉर्मल पानी पिएं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएं, वो बहुत मतलब आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। एक चीज़ और, मैं स्मोकिंग नहीं करता जी। आपकी सलाह चाहता हूँ कि क्या कोई मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए अपने हार्ट का? स्मोकिंग करते हैं? नहीं करता। नहीं करते। नहीं, आपको अगर कोई फीचर्स आते हैं या आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे आपके मदर फादर या आपके चाचा चाची, नाना नानी, मामा, इस तरह के अगर फैमिली ट्री में आपके हार्ट की समस्या रही है या कोई ऐसा इससे एक्सपायर किया हो अर्ली एज में, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको कराना चाहिए। अदरवाइज साल भर में एक जनरल चेकअप तो हर इंसान को कराना ही चाहिए, जस्ट टू चेक कि आपके बाकी ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं। कौन सा टेस्ट है वो? नॉर्मल आप CBC, लिपिड प्रोफाइल, ECG, ये बेसिक टेस्ट है अपना, RBS लेवल, तो LFT KFT, तो ये सारी चीज़ें जो लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, तो ये सारी बेसिक टेस्ट हैं, ये आप करा के देख सकते हैं कि आपके बाकी सारे ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हर ऑर्गन का हार्ट पे इफ़ेक्ट है और हार्ट का भी हर ऑर्गन पे इफ़ेक्ट है। तो अपनी पूरी बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई है,
एक चीज़ भी ख़राब होती है तो उसका असर दूसरे पर पड़ता है। हार्ट, लीवर, किडनी, दीज आर बिग ऑर्गन्स, ठीक है। तो इनका आपस में, लंग्स, इनका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जी बस यही। हम तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कुछ के रह गए तो आप, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम डॉक्टर के ज़रिए आप तक तमाम सवालों के जो जवाब है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर श्रेया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारंग, अब जाहिर सी बात है कि हमने बहुत ज़्यादा और लंबी चौड़ी बातचीत कर ली और इसमें सारे सवाल जो हैं वो कवर हो गए, और ये वाकई एक ऐसा मंच जहाँ से हमने ये जानने की कोशिश की कि दिल का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और आप इसे किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप जिम जाते हों या ना जाते हों। डॉक्टर श्रेय, बहुत बहुत शुक्रिया। सारंग, आपका भी शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।